हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर एटम्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th का है। सबसे पहले पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि एटम्स क्या चीज़ होता है। एटम्स क्या चीज़ होती हैं? एटम्स में होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। बेसिकली एटम के पास तीन चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। उसके अंदर क्या आता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं प्रोटॉन्स और दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स मतलब उसके ऊपर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, और प्रोटॉन्स है उनके ऊपर होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो एटम्स के अंदर कौन कौन से थ्री कंपोनेंट्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर होती हैं दो, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो उनको अगर हम कलेक्टिवली बोले तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, है ना। अब सबसे पहले एटम्स के अंदर हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है एटम्स के बारे में कि क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम क्लास 10th की बात करें, उसमें भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, जे थॉमसन मॉडल पढ़ा हुआ है, रदरफोर्ड पढ़ा हुआ है। बट हम फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवाती हूँ कि जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल होता क्या चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास जे थॉमसन ने मॉडल दिया था। उसमें उसने क्या किया था? जे थॉमसन मॉडल ने, उसने अपना जो मॉडल था उसने वाटरमेलन के साथ एंड जहाँ हम कह सकते हैं या हम कहते हैं प्लम पुडिंग के साथ। प्लम पुडिंग मतलब जैसे अगर हमारे पास पुडिंग्स जो होती हैं, कस्टर्ड ले लो, है ना, कस्टर्ड के साथ, या फिर उसने अपना वाटरमेलन के साथ उसने अपने मॉडल को कंपेयर करा था कि जो उसका मॉडल है वो कुछ इसके तरीके से दिखता है। उसने क्या बोला था? अगर मैं वाटरमेलन को, जैसे कि आप अगर डायग्राम में देखोगे तो जो उसमें लाल रंग का पार्ट है वाटरमेलन में, उसने क्या बोला था? ये जो लाल रंग का भाग है ये हमारे पास होता है पॉजिटिवली चार्ज। जितना भी ये लाल रंग का पार्ट देखते हो ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब एक गोल आकार में जो चीज़ आपको दिख रही है लाल रंग की, वो है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज। अगर मैं कस्टर्ड की बात करूँ, उसमें जो पीले रंग का होता है कस्टर्ड, जितना भी पीला पीला पार्ट होता है, उसने बोला है अगर हम उसको एक बाउल में डाल दो, कौली में डाल दो, तो उसमें वो क्या होता है? एक गोलाकार की चीज़ शेप ले लेता है। वो गोलाकार की चीज़, वो जो अंदर पीले रंग का पूरा कस्टर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और ऐसे अगर वाटरमेलन के अंदर हम जब खाते हैं तो देखते हैं काले रंग के बीज आए होते हैं। वो जो काले रंग के बीज उसके अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं, जे थॉमसन ने उसको बोला था कि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो कि कहीं कहीं पे प्रेजेंट होता है। ऐसे अगर हम कस्टर्ड में मम्मियाँ डालती हैं ना, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, किशमिश डाल दी, काजू डाल दिए, बादाम डाल दिए, तो ये जो किशमिश, ये बादाम और ये चीज़ें होती हैं, ये होती हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये उसके मॉडल कुछ इस तरीके से उसने बोला मेरा मॉडल ऐसा है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला था कि मेरा जो मॉडल है एज अ होल वो क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब उसने ये बोला था कि जितने उसके मॉडल के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं एटम के पास, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मतलब उसका मतलब है कि अगर उसके पास 8 नेगेटिव चार्ज होंगे तो उतने 8 ही पॉजिटिव चार्ज होंगे। 8 माइनस 8 हमारे पास क्या आता है? 0। तो इसका मतलब है कि उसका जो मॉडल है उसके ऊपर जो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था वो एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल था। बट ये फेल हो गया था। ये फेल क्यों हुआ था? क्योंकि इसने उसका ओरिजिन क्या होता है, किसकी, कहाँ से ये पनपता है, ये कैसे, इसकी कितनी सारी स्पेक्ट्रल सीरीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हाइड्रोजन एटम्स की, ठीक है, या अदर एटम्स की। तो उसकी जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसको ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था। और दूसरा ये था कि अगर उसने, जैसे रदरफोर्ड ने अपना जब मॉडल निकाला था तो तब ये उसने अल्फा पार्टिकल के साथ स्कैटरिंग करवाई थी। तो जब वो उसकी स्कैटरिंग हुई थी तो ये जो इसका मॉडल था ये भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था कि जब जो लार्ज एंगल की स्कैटरिंग होती है, मतलब जब बहुत बड़े बड़े एंगल पे जो लाइट है वो बिखरती हैं, वो बड़ा एंगल क्यों बनाती हैं। तो ये जो मॉडल है इसके कारण ये दो इसके मेजर फेलियर थे जिससे ये मॉडल फेल हो गया था। फिर इसके बाद आया था हमारे पास नेक्स्ट मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या आया था हमारे पास? इसने सबसे पहले अपना जो मॉडल था उसके अंदर उसने मॉडल बनाने से पहले इसने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा था।
एक्सपेरिमेंट कैसे किया था अब इसने, बड़े ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करी थी इसने ना अपने दिमाग में बहुत चीज़ें अलग सोची हुई थी। जैसे हम होते हैं ना पेपर के पहले हम बहुत कुछ पहले सोच लेते हैं कि हम ये करेंगे, बट जब हम एंड में जब हमारा प्रेपरेशन करते हैं तब एंड रिजल्ट तो कुछ और ही निकलता है ना। तो ऐसे सेम रदरफोर्ड के साथ हुआ था, उसने सोची तो बड़ी चीज़ें थी बट उसके जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, जब उसकी ऑब्जर्वेशंस आई, रिजल्ट आई, तो उसके बिल्कुल उल्टा हुआ था। इसने क्या किया था, जैसे हमारे पास एटम है, जब अगर हम ये वाला डायग्राम देखते हैं, सॉरी, एटम देखते हैं ना, जैसे कि मेरे पास ये वाली चीज़ है, अगर हम ये वाले मॉडल की बात करें, एटम कैसा होता है, ये रहा एटम है ना, और इसके अंदर अगर हम करें, मैं कलर कोई और लेती हूँ जिससे ये आपको थोड़ा सा दिखे, हाँ ये दिख रहा है। अब जैसे मेरे पास ये क्या है, एटम है, उसने क्या देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल है उसने गोल्ड फॉयल ली थी। सबसे पहले उसने कौन सी फॉयल ली थी, उसने गोल्ड की, सोने की पतली सी फॉयल, मतलब जैसे फॉयल पेपर होते हैं ना जिसमें हम रोटियां लपेटते हैं, ऐसे उसने गोल्ड की पतली सी शीट ले ली थी। ठीक है, उसने क्या क्या लिया था, उसने गोल्ड फॉयल लेके उसने क्या किया था, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज है उसको उसके ऊपर स्कैटर करवाया था। जब उसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल्स की रेज आके गिरी थी तो उसने क्या देखा, जैसे यहाँ पे होता है मेरे पास न्यूक्लियस, ये हो गया सेंटर में, उसने देखा था जो ज़्यादातर जो रेज हैं वो सीधी निकलती जा रही हैं, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधी जा रही हैं। उसने क्यों क्यों होती है कोई चीज़, अगर हमारे पास, अगर अब चलो आप डेली लाइफ के साथ एग्जांपल लो, कोई चीज़ अगर आपके एक कमरा है, आपका क्लासरूम ही ले लो, उसमें बेंचेस पड़े हैं, है ना, अगर आप लोग चलोगे क्लास में जहाँ पे बेंचेस के बीच में जगह होती है, खाली जगह होती है, अगर आप उसके अंदर चलोगे तो आपके अंदर तो आपको बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो आप क्या करोगे, सीधा वो रास्ते पे चलते जाओगे, है ना। तो सेम ऐसी थी उसके अंदर जो एटम्स थे, एटम्स के अंदर जो जगह खाली बची हुई थी, तो अल्फा पार्टिकल्स की जो रेस थी वो सीधी उस खाली रास्ते से निकल गई, है ना। तो बहुत कम ऐसी होती थी, जैसे अगर ये देखो इसके कोने पे टकराई एटम के अंदर, जब जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, अब न्यूक्लियस कहाँ है, यहाँ पे है, अगर बिल्कुल इसके यहाँ पे टकराएगी कॉर्नर पे, तो ये क्या करेगी, बहुत हल्का सा एंगल डिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे करा, फिर इधर चली गई, मतलब ऐसे अलग अलग एंगल पे ये डिफ्लेक्शन शो करती है जब इसके एजेस पे पड़ती है। तो उसने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल में उसकी पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ज़्यादातर जो रेज होती हैं वो सीधी चली जाती हैं। रीज़न क्या दिया था सीधी क्यों जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एटम के अंदर जो मेजर पार्ट होता है वो खाली होता है, अगर कोई चीज़ खाली है तभी वो सीधी जाएंगी। उसका दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, उसने देखा था कोई एक अल्फा पार्टिकल की रे ऐसी आती थी 8000 में से जो 90 डिग्री या 90 से ज़्यादा, जैसे ये मैंने बनाई है ना, या तो वो 90 से आती थी, टकरा के आ जाती थी, या फिर वो 90 से ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्शन शो करती थी। फिर उसके बाद कहते बहुत कम ऐसी एक रे होती थी जो जिस रास्ते पे गई है उसी रास्ते पे वो वापस आ जाती थी, अगर वो सीधा जा रही है तो उसी रास्ते पे 180 डिग्री पे वो वापस आ जाती है। ठीक है, ये कब होता है, ये तब होता है जब जो रे होती है सीधी जाके न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर पे टकराए। क्योंकि क्या हमने पढ़ा है, जैसे कि अगर आप अपनी उंगली के ऊपर, हम खेलते हैं ना, पेन को बैलेंस करते हो ना, सब बच्चे करते होंगे, अपने उंगलियों पे पेन को बैलेंस करते हो, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर नहीं करते हो ना, अभी करके देखो, तो जब आप क्या करते हो, एक पॉइंट पे अगर आप पेन को बैलेंस करते हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे वो पेन बैलेंस होता है, इधर उधर डगमगाता नहीं है, वहीं पे रहता है। ठीक है, तो मतलब इसका क्या है कि वो जो पेन का जो सारा का सारा वेट है वो उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठा हुआ पड़ा है। ठीक है, सेम ऐसा ही होता है एटम्स में, कि एटम्स का सारा का सारा जो पूरा जो हम कहते हैं ना कि उसका जो सारा का सारा मास है वो कंसंट्रेट होता है न्यूक्लियस के ऊपर। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल की रेज न्यूक्लियस के सेंटर में टकराती है तो वो 180 डिग्री पे वापस निकल के आती है। तो ये तो था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इसके बाद इसने इसके ऊपर अपना दिया था मॉडल दिया था। उसने मॉडल में क्या दिया था, उसने बोला था कि जो मेरा मॉडल है उसके अंदर जो रेज हैं, रुको मैं अभी बताती हूँ उसने मॉडल कैसा दिखाया था। उसने बोला था कि ये मेरे पास क्या है, मॉडल में हमारे पास एक रे है जो सेंटर में है, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस है जो सेंटर में है,
उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब रिवॉल्व करेंगे, अब ये फेल क्यों हुआ था, रदरफोर्ड भी फेल हो गया था। अगर हम देखिए उसने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अगर कोई चीज़, अगर आप लोग भी घूमते रहोगे एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। जब एनर्जी वेस्ट होती है तो तब क्या होता है, जब एनर्जी वेस्ट हो गई तो उसका मतलब ये है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम लोग थक जाओगे और तुम लोग जाके बेड पे रेस्ट करोगे। मतलब तुम क्या हो गया, तुम्हारा जो तुमने घूमा फिरा था वो सब ज़ीरो हो गया है ना, वो वापस तुमने रेस्ट कर ली। सेम अगर ऐसी इलेक्ट्रॉन्स अगर घूमते रहेंगे तो उनकी एनर्जी लॉस होगी। जब वो एनर्जी लॉस होती जाएगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा कि वो जाके न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गिर जाएगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन ही मतलब वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया एटम, मतलब इसका मतलब क्या है कि एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी दे दी, देने के बाद वो न्यूक्लियस पे गिर गया, गिरने के बाद एटम्स बर्बाद हो गया। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एटम्स एग्जिस्ट ही ना करे। तो इसी के कारण रदरफोर्ड फेल हो गया था। फिर इसको कवर अप करा था बोहर ने क्या करा था, बोहर ने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स ले ली थी जिसमें वो एनर्जी लॉसेस नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये रदरफोर्ड भी फेल हो गया था, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं रदरफोर्ड के बारे में ऑलरेडी मैंने समझा दी थी कि इसमें इस तरीके का, इसका ये जो नीचे मॉडल दिख रहा है आपको, इस तरीके का ऑर्बिट था और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड ये ऑर्बिट्स थे, ये उसका मॉडल कुछ इस तरीके से दिखता था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही था कि ये जो हमारे पास होता है ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ रदरफोर्ड ने दिया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल है जिसका हम मान लेते हैं कि मास क्या है, m मास ले लिया था और उसकी वेलोसिटी कि वो पहले v वेलोसिटी से घूम रहा था। अब जैसे ही वो क्या करेगा, जो पार्टिकल है या अल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो उसको एक रिपल्शन, कुलम्बिक रिपल्शन वो क्या करता है, वो उसको एक एक्सपीरियंस होती है। उसके बाद क्या होता है, उसकी जो कुलम्बिक रिपल्शन के कारण जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसका एक क्वेश्चन की फॉर्म में बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके से आ सकता है, ये बहुत बारी आता है कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब इन्होंने दे रखी है कि 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, वो जब गोल्ड न्यूक्लियस पे बॉम्बार्ड करेगी तो उसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, E इज इक्वल्स टू KQ, हमने पढ़ा हुआ है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में कि Q1 Q1 Q2 अपॉन R, है ना। तो ये हमारे पास क्या आगे D, हमारे पास क्या ले लिया हमने, D क्या चीज़ आ जाएगी इसमें हमारे पास, आप कुछ भी ले लो, इसका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 की फॉर्म में ले लो, चाहे आप D की फॉर्म में ले लो, ठीक है। R0 बुक्स में क्या किया हुआ उन्होंने, R0 की फॉर्म में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ले लिया, बट यहाँ पे इन्होंने लिया है D की फॉर्म में। तो D अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगी तो मेरे पास हो गया Q, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब स्मॉल क्यू क्या है, स्मॉल क्यू होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज। अब जो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है वो डबल चार्ज ऑफ हीलियम एटम होता है, तो ये 2e हो गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज में पता ही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ऐसे हमें क्यू, कैपिटल क्यू किसका बोला है, गोल्ड फॉइल का, तो गोल्ड फॉइल का एटॉमिक नंबर तो हमें पता ही है कितना होता है, 79e हो गया। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। एनर्जी हमें कैपिटल ई दे रखी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा होता है 10 टू द पावर ऑफ 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट किया, वैल्यूज़ पुट करो, डालने के बाद आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आता है वो आता है कुछ 4.13 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 मीटर के आसपास, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। कई बार आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज कर देते हैं, बट मैक्सिमम टाइम ये इसी के आसपास की ही वैल्यूज़ आती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बोहर मॉडल, जो मैंने बताया था ना कि रदरफोर्ड को रिप्लेस किया था बोहर मॉडल ने, जिसने उसमें ले ली थी डिस्क्रीट ऑर्बिट ले ली थी। ये उसने एक स्पेशल ऑर्बिट्स चुन ली थी कि जिसमें जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होता, ठीक है। उसने उसके ऊपर बड़ी चीज़ें करा था, इसके पोस्टुलेट्स उसने निकाले थे बोहर ने। सबसे पहले हमारे पास क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन पहले क्या चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बताता है। जब वो
कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ होती है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, कहता है उसका वेव नेचर भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जैसे ये नीले रंग में आप देख रहे हो ना, तो वो कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव नेचर होता है, कि वो सर्कल में नहीं होता, वो वेव की तरह घूम रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट हम क्या ले लेते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट है उसको हम मान लेते हैं कि वेव नेचर तो हम उसका पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट लेते हैं जहाँ पे स्टेशनरी एनर्जी को हम मतलब उसकी एनर्जीज को लेके जाते हैं, जो कि एक इंटेग्रल मल्टीपल होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने क्या लिया था, लैम्डा। लैम्डा तो हमें पता ही है, लैम्डा जो उसने हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या दिया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम न्यू, है ना। तो हमारे पास सबसे पहले सर्कमफ्रेंस है, क्योंकि ये सर्कल है, तो 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा। एन लैम्डा मतलब इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। फिर उसके पास हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्यों एंगुलर मोमेंटम लिया है, क्योंकि इसमें जो कोई ये पार्टिकल है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम आएगी इसमें। जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो होती है mvr के इक्वल। अगर मैं इसमें वैल्यूज़ डाल दूँ तो उसमें हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी nh/2π, या फिर अगर इसमें हम क्या करें इनको, मतलब जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ से p से p कट जाएगा, उन्होंने p की फॉर्म में निकाला है, तो nh/p से p कट गया, तो हमारे पास nh/2π इसकी क्या आ गई, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ओनली वही सर्कुलर ऑर्बिट लेनी है जिसकी जो स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होनी चाहिए, h/2π के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन थी। यहाँ से उसने अपनी एक पर्टिकुलर शेल्स निकाली थी। ठीक है, अब उसके बाद ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो है इस चैप्टर का सबसे मेजर पार्ट होता है कि हमें बोहर का कोई ना कोई, आपको रेडियस निकालना आ सकता है, आपको एनर्जी निकालनी दे सकते हैं, आपको स्पीड निकालनी दे सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक और है जिसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, एनर्जी लेवल, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस साल भी जो 2024 का पेपर आया था उसमें लाइमन बाल्मर के ऊपर एक क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, एनर्जी लेवल। ठीक है, इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या किया था, बोहर की थ्योरी ने बोला था जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, उसके ऊपर चार्ज क्या लिया हुआ है, Ze। ये जो चार्ज लिया हुआ है ये न्यूक्लियस का चार्ज ले लिया है। ठीक है, mv/r क्या है, क्योंकि जो वो क्या किस में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता होता है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर वो घूमेगा तो उसकी एनर्जी होती है mv²/r। तो Ze वही है ना, kq, जो क्या हो गया हमारे पास, फोर्स जिसके इक्वल होती है, फोर्स किसके इक्वल होती है, kq1q2/r², और एनर्जी होती है kq1q2/r। तो फोर्स में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में r² डिवाइडेड बाय r² होती है, और एनर्जी में होती है अपॉन r। तो इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना हो गया, Ze चार्ज ले लिया, और एक उसके साथ हमने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेना है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, e इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो e दूसरा है, q1 हमने ले लिया है Ze, Q2 हमारे पास क्या है, E ले लिया है। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें ये भी अभी हमने पीछे करा है कि बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, जो mvr है वो nh/2π है। सॉल्व करो, इससे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी निकालने के बाद हमारे पास, हमें क्या करेंगे, अगर यही जो वैल्यूज़ हैं इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ से हम निकाल लेंगे r। यहाँ से मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट, की ये रेडियस हमारा हम निकाल सकते हैं, ऑर्बिट का ये रेडियस होता है। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि रेडियस एंड हमारे पास जो होता है इंटेग्रल मल्टीपल, या फिर हमारे पास जो n² है, सीधा सीधा पूछते हैं कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के। तो अगर ऐसा आएगा तो हमें ये पूरी डेरिवेशन ये वाली निकाल के बतानी होगी कि कैसे जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, हाइड्रोजन एटम का, वो कैसे n²/z के अपॉन z के इक्वल होता है। z क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ले लेंगे। जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन मतलब जो जो एलिमेंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली हम z की वैल्यू पुट करते जाएंगे। और जो n होता है उसकी हमारे पास, ये जो r होता है ना, r प्रोपोर्शनल टू n², इसकी एक पर्टिकुलर
रेशो होती है, जैसे 1:4:9, जब इसको निकालोगे तो ये इसी रेशो में निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो इसी स्क्वायर की फॉर्म में ये निकलते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम्स पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम का, जो कि बहुत है। सो स्टे कॉन्टिन्यूड। होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और आप इसको, अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।